Hello everyone, welcome back. Today in this video we'll be discussing section 2 of the Civil Procedure Code जिसमें कि definitions दी हुई हैं। तो एक एक करके हम सारी definitions को समझने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो कोड की डेफिनेशन है। कोड इंक्लूड्स रूल। इसका सिंपल सा मतलब इतना समझना है कि जहाँ जहाँ पे भी कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसमें सारे रूल्स इंक्लूडेड हैं। यानी कि जो शेड्यूल 1 है जिसमें कि ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर के अंदर हम काफ़ी सारे रूल्स पढ़ते हैं, वो सारे रूल्स इन्वॉल्व हैं उस वर्ड कोड में। ठीक है, तो कोड से बस आप इतना समझिए। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में डिक्री की डेफिनेशन बताई गई है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिक्री का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। एडजुडिकेशन का एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। एडजुडिकेशन मतलब कि न्याय निर्णय। बेसिकली जो कोर्ट का जो है स्टेटमेंट होता है आखिर में, उसका एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है डिक्री, जो कि क्या करता है, पार्टीज़ के राइट्स को डिटरमाइन करता है। तो उन पार्टीज़ के बीच में जो कंट्रोवर्सी है, जो सूट है, उसके लिहाज से उनके क्या क्या राइट्स हैं वो जो है डिक्री बताता है। डिक्री प्रीलिमिनरी हो सकती है, डिक्री फाइनल हो सकती है, और ऐसी डिक्री हो सकती है जो आधी प्रीलिमिनरी आधी फाइनल हो। ठीक है, आम भाषा में डिक्री को अगर हम समझें तो डिक्री हमेशा जजमेंट के बाद आती है, एक तरह से जजमेंट पे ही बेस्ड ऑन होती है। जो ये 3 टाइप्स अभी हमने डिस्कस करे, प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री और पार्टली प्रीलिमिनरी पार्टली फाइनल। प्रीलिमिनरी डिक्री जैसा आप नाम से समझ पा रहे होंगे, ऐसी डिक्री होती है जिसमें कि मतलब अभी केस जो है पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है ना। बीच में ही कोई कोर्ट को ऑर्डर देना है, कुछ वहाँ पे रूल स्टैब्लिश करने हैं, तो जो है डिक्री वहाँ पे पास करी जाती है। यानी कि पूरा केस अभी डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, सारी प्रोसीडिंग्स अभी बाकी हैं, है ना। तो वो प्रीलिमिनरी डिक्री होती है। और फाइनल जब केस पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ हो चुका है ना, एकदम आखिर कगार पे आ गया है, वहाँ पे डिक्री पास हुई, तो वो फाइनल डिक्री कहलाती है। इसके अलावा डेफिनेशन में ही 3rd पैरा है, वहाँ पे लिखा हुआ है, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। तो यहाँ पे डीम्ड डिक्री की बात की गई है। इट शैल बी डीम्ड लिखा हुआ है ना, यानी कि डीम्ड डिक्री के अंदर जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 में हम पढ़ते हैं, तो अगर किसी प्लेंट को रिजेक्ट करा जा रहा है तो वो भी डिक्री के अंदर आता है, डीम्ड डिक्री के अंदर आएगा। और अगर कोई क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन हो रहा है सेक्शन 144 के अंदर, जो रेस्टिट्यूशन की बात करता है, तो वो भी डिक्री के अंदर है। डिक्री में क्या चीज़ नहीं आती उसके लिए यहाँ पे सब क्लॉज ए और बी में आप देखेंगे, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर और एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट। तो यानी कि कोई एडजुडिकेशन जो कि अपील लाई कर रही है जिसकी, है ना, किसी ऑर्डर से। इसके अलावा अगर कोई डिसमिसल हुआ है डिफ़ॉल्ट के लिहाज से, तो वो भी जो है डिक्री नहीं मानी जाती। 3rd डेफिनेशन है डिक्री होल्डर की। डिक्री होल्डर वो पर्सन होता है जिसके फेवर में डिक्री पास की गई है। ठीक है, जिसका फ़ायदा है उस डिक्री से, उसको डिक्री होल्डर कहते हैं। 4थी डेफिनेशन डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन है। तो इस कोड में जहाँ जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट वर्ड यूज़ किया गया है, तो आपको ये समझना है कि जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है, जिस सिविल कोर्ट में जो है केस अगर गया हुआ है, तो उसकी जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जहाँ पे भी होगी, मतलब जो लोकल लिमिट्स हैं उसकी, वो डिस्ट्रिक्ट होगी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोड वर्ड यूज़ किया जाएगा कई बार, तो बस आपको इतना समझना है कि उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो लोकल लिमिट्स है, जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में ही होती है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट की बात यहाँ पे की गई है, ज़्यादा कुछ समझने लायक इसमें है नहीं। इसके बाद 5th डेफिनेशन है फॉरेन कोर्ट की। फॉरेन कोर्ट वो कोर्ट है जो कि इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री के बाहर जो है स्टैब्लिश हुई हो, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें कोई अथॉरिटी ना हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो जो है ना चलाई जाती हो, वो सारी कोर्ट्स फॉरेन कोर्ट है। फॉरेन जजमेंट जो डेफिनेशन 6 है उसमें बताई गई है, तो फॉरेन जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट का जजमेंट होगा वो फॉरेन जजमेंट कहलाएगा।
सेवेंथ डेफिनेशन है गवर्नमेंट प्लीडर की। ये भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। गवर्नमेंट प्लीडर वो ऑफिसर होता है, वो प्लीडर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इनका काम ये होता है कि ये गवर्नमेंट को जो है रिप्रेजेंट करें। मान लीजिए कोई अगर केस है तो फिर वो गवर्नमेंट प्लीडर के थ्रू वहाँ पे होता है। इसके अलावा मेनली अगर हम कहें तो जो PIL वाले केसेस होते हैं ना, वो गवर्नमेंट प्लीडर्स ही हैंडल करते हैं। एट्थ डेफिनेशन जज की है। जज एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है कोर्ट का, यानी सबसे बड़ा ऑफिसर एक ही सिविल कोर्ट का, वो जज कहलाएगा इस कोड में। जजमेंट नाइन्थ डेफिनेशन है, जिसका मतलब है किसी जज का स्टेटमेंट जो कि डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स पे दिया गया हो, तो वो फाइनल स्टेटमेंट, वो फाइनल एडजुडिकेशन को हम जजमेंट कहते हैं। जजमेंट डेटर डेफिनेशन 10 में दिया हुआ है। अभी हमने डिक्री होल्डर पढ़ा था, तो हमने ये जाना कि जिसके फेवर में डिक्री पास हुई, वहीं जजमेंट डेटर वो इंडिविजुअल होता है जिसके अगेंस्ट कोई डिक्री पास हुई हो, है ना। तो जिसका बेसिकली नुकसान हो रहा है इस डिक्री से, उसको जजमेंट डेटर कहते हैं, जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हो। 11th डेफिनेशन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो इंडिविजुअल होता है जो किसी डिसीज्ड पर्सन को, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। तो ये वो इंडिविजुअल होता है जिसको सू करा जाता है, या ये सू करता है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के अंदर। तो मतलब LR, आप होपफुली आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा इंडिविजुअल जो कि जो है ना, किसी डेड इंडिविजुअल को जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में। सेक्शन जो 11 है, मतलब सेक्शन 2 का सबसेक्शन 11 जो है, उसको आप सेक्शन 50 के साथ पढ़ें। वहाँ पे आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस मिलेंगे। 12th डेफिनेशन है मेसनी प्रॉफिट्स की। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार आगे आने वाले सेक्शंस में ये टर्म यूज़ होगा। मेसनी प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल को मिल जाते हैं रॉन्गफुल पोजीशन से किसी प्रॉपर्टी के। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मैं डिज़र्व नहीं करती, मैंने गलत तरीके से पोजेस कर रखा है, उससे होने वाले सारे फ़ायदे मेसनी प्रॉफिट के अंदर आते हैं। पर इसमें कोई ऐसा प्रॉफिट जो आपके इम्प्रूवमेंट की वजह से, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी जब आपके पास थी, आपने वहाँ पे कुछ भी इम्प्रूवमेंट करा है उस प्रॉपर्टी में, है ना, घर वगैरह है तो पेंट वगैरह कराया है, या कुछ मतलब है ना, कुछ भी इम्प्रूवमेंट करा है, उससे अगर कुछ फ़ायदा होता है, हालांकि पेंट से क्या ही फ़ायदा होगा आपको, पर अगर उससे होने वाला कोई फ़ायदा है ना, तो वो मेसनी प्रॉफिट के अंदर नहीं आता। तो वो सारे फ़ायदे जो आपकी एक्शंस की वजह से मे बी हुए हैं, तो वो नहीं इंक्लूड होंगे। उसके अलावा जो है अवैध कब्ज़ा करके अगर कोई फ़ायदा उठाया जाता है, तो वो मेसनी प्रॉफिट के अंदर आता है। 13 डेफिनेशन मूवेबल प्रॉपर्टी की है, जो कि उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे ग्रोइंग क्रॉप्स भी इंक्लूडेड होंगे, ये चीज़ इसमें बताई गई है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने अभी तक कई जगह पे मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ ली होगी, तो यहाँ पे भी बस सिंपल सा उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में ग्रोइंग क्रॉप्स भी आएंगे, क्योंकि क्रॉप जो है वो हमेशा अटैच तो नहीं रहेगा अर्थ में। अगर इस्तेमाल करना है क्रॉप्स को, तो उसको काटना पड़ता है, ज़मीन से बेचना पड़ता है, या जो भी जिस तरह से भी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ग्रोइंग क्रॉप्स भी आती हैं। 14th डेफिनेशन है ऑर्डर की। ऑर्डर को यूजुअली हम डिक्री से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ऑर्डर का मतलब भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है किसी डिसीजन का, जो कि सिविल कोर्ट देती है। तो साउंड थोड़ा डिक्री जैसा करता है, पर सेम नहीं होता, क्योंकि डिक्री जो है सिर्फ किसी सूट में पास होती है, वहीं ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि सूट हो। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आपने जो है दी, या किसी भी तरह से वो वहाँ पे भी ऑर्डर पास हो जाता है। डिक्री क्या करती है कि राइट्स को डिटरमाइन कर रही है पार्टीज़ के। ऑर्डर में ज़रूरी नहीं है कि राइट्स कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन करें। कोर्ट कोई भी ऑर्डर दे रहा है, कोई डायरेक्शन दे रहा है ना, तो वो उसके ऑर्डर के अंदर आता है। 15th डेफिनेशन है प्लीडर की। प्लीडर का मतलब वो व्यक्ति होता है जिसको ये अधिकार मिला हुआ है, ये अथॉरिटी मिली हुई है कि वो कोर्ट के अंदर जाके अपीयर कर सके, प्लीड कर सके, है ना, जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो। इसमें मेनली एडवोकेट्स, वकील और अटॉर्नीज आते हैं।
फिर है पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन। पब्लिक ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर होता है जो कि गवर्नमेंट से जिसको अथॉरिटी मिलती है ना, जो जो गवर्नमेंट सैलरी जिसे दे रही है वगैरह वगैरह, वो पब्लिक ऑफिसर होता है। इसमें जो है बताया गया है कि कोई भी जज, कोई ऑल इंडिया सर्विस का कोई मेंबर है, कोई गैजेट ऑफिसर मिलिट्री का, कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम करने वाला कोई ऑफिसर जिसका काम है कि वो इन्वेस्टिगेट वगैरह करता है मैटर्स ऑफ लॉ को, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि जिसको ये अधिकार दिया गया है कि वो लोगों को कन्फाइनमेंट में रख सकता है, ठीक है। तो ये सारे ऑफिसर जो कि आप, मुझे लगता है आप समझ पा रहे हैं कि जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं एक तरह से, वो जिनको गवर्नमेंट ही सैलरी दे रही है, उनको अथॉरिटी भी वहीं से मिलती है, वो पब्लिक ऑफिसर्स के अंदर आते हैं। और क्या क्या लोग आएंगे वो यहाँ पे सीपीसी में मेंशन किए गए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। फिर है डेफिनेशन रूल्स की। तो रूल्स का सिंपल मतलब ये है, जो हमारे ऑर्डर्स दिए गए हैं, शेड्यूल 1 में 51 ऑर्डर्स हैं और उन 51 ऑर्डर्स के अंदर आपको कई सारे रूल्स मिलेंगे, तो उन्हीं रूल्स का यहाँ पे बात किया गया है। इसके बाद 19th डेफिनेशन है शेयर इन कॉरपोरेशन की, जो जो कि मतलब इसके अंदर स्टॉक, डिवेंचर स्टॉक और बॉन्ड्स वगैरह आते हैं। फिर 20th डेफिनेशन है साइंड की। तो मतलब कि साइंड का मतलब होता है अगर कोई जजमेंट है या कोई डिग्री है, तो जो कोर्ट का स्टैम्प होता है ना, वो साइन के अंदर आता है। ये जो आखिर के डेफिनेशंस है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फॉर अंडरस्टैंडिंग आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट। इसी के साथ हमने सारी डेफिनेशंस कवर कर ली हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड एंड मेक श्योर टू लाइक एंड लीव अ कमेंट। थैंक यू।